Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है, जो जिनमें से बहुत सारे नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है हमें इस MCQ सीरीज़ से। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज़ की मदद से अपने जो हमारे हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं उनको क्या करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली तो हम 1 बाय 1 हर एक चैप्टर से डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इसी हिसाब से 6 के 6 चैप्टर्स हमने इसमें लिए हैं हिस्ट्री से। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पूछा गया है कि ये ज़ोल्वेरियन क्या थी। रिमेंबर, ये ज़ोल्वेरियन क्या है, ये ज़ोल्वेरियन कॉन्सेप्ट क्या है। रिमेंबर, ये ज़ोल्वेरियन कहा गया है कि ज़ोल्वेरियन स्टार्ट हुई 1834 में प्रूशिया के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या थी? ट्रेड यूनियन थी, लेबर यूनियन थी, फार्मर यूनियन थी या कस्टम यूनियन थी? तो मेरा बेटा ये क्या थी? कस्टम यूनियन थी। तो आंसर हमारा यहां पर बनेगा बी। ठीक है, ये क्या थी? ज़ोल्वेरियन कस्टम यूनियन थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ट्रीटी थी जो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करती है। तो वो ट्रीटी कौन कौन सी है? हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटीज है। ठीक है, हमारे पास ट्रीटी ऑफ वाइना है, हमारे पास ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, यानी हमारे पास ट्रीटी ऑफ कस्तांतानिया है, हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ट्रीटी ऑफ वाइना। तो बेटा हमारा बनेगा 1832 का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, 1832 हमारा सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन, तो आंसर ए पार्ट हमारा यहां पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट पूछा गया है, हमें बताइए ब्यागार क्या है। व्हाट इज ब्यागार, या ब्यागार वाज डैश क्या थी, ब्यागार क्या थी? तो मेरा बेटा ब्यागार थी फोर्स्ड लेबर थी। ठीक है, जहां पर फोर्सफुली लोगों से जबरन काम किया जा रहा था। ये एक वेजलेस वर्क होता था। वेजलेस वर्क यानी आपको बगैर वेजेस के काम करना होता था और ऑपरेसिव, बहुत ऑपरेसिव था। ठीक हो गया क्लियर? क्योंकि पूछा गया है एक पिछले पेपर्स में, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे ना, PYQ करोगे तो बेटा प्रीवियस ईयर्स पेपर करोगे, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है वहीं से ब्यागार भी है, वहीं से शाली वाला सिस्टम भी है। शाली सिस्टम वाज राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये मेरा बेटा ट्रू है, क्योंकि ये गुलाब सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए शाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। ठीक हो गया? तो यहां से क्या आएगा? यहां से ट्रू बनेगा ये। ठीक, चले आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पूछेगा सीधे क्या पूछेगा? ये हमसे पूछेगा कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। रोमांटिसिज्म क्या है? ये कौन सी मूवमेंट थी? रोमांटिसिज्म कौन सी मूवमेंट थी? तो बेटा पहले बताया गया है, हमें बताइए रोमांटिसिज्म है ये कल्चरल मूवमेंट है, ये रिलीजियस मूवमेंट है, पॉलिटिकल है, लिटरेरी है। रिलीजियस तो नहीं है, हाँ पॉलिटिकल तो नहीं है, लिटरेरी भी नहीं है, तो कौन सी है? हमारा ए पार्ट सही आंसर बनेगा। इट इज अ कल्चरल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? कल्चरल मूवमेंट है। हो गया, तो हमारा ए पार्ट यहां से आंसर बनता है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी। अच्छा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर सबसे पहले किस किस के बीच में साइन हुई थी? तब ईस्ट इंडिया कंपनी और तब गुलाब सिंह के बीच में साइन हुई थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट बन गई, एक प्रिंसली स्टेट बन गई। ठीक, तो बेटा सीधे सी बात है, इसने 3 डेट्स दिए हैं। मार्च 16, 1846। ठीक है, ये किसके जरिए? गुलाब सिंह के जरिए। अब याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी गुलाब सिंह के साथ साइन हुई, तो हमें यहां पर दूसरे में रणबीर सिंह, तीसरे में रंजीत सिंह और चौथे में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने कहा तो 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह ने ये अंग्रेजों के साथ साइन की थी। तो हमारा आंसर ए यहां पे सही जाएगा। तो हम बेटा किस पर टिक रखेंगे? हम ए पर रखेंगे और अपनी कॉपी इंशाल्लाह अगर ये पूछा गया तो हम अपनी आंसर बुक में इसे टिक करके लिखेंगे। चलिए, अब हमारे साथ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, जो चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा गया है कि सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये बहुत आसान है, मक्खन सवाल है कि सिविल कोड ऑफ 1804
1804 फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरा बच्चा इसे जाना जाता है किस नाम से? नेपोलियनिक कोड से। अच्छा, इसने 4 हमें दिए हैं। इसे रेवोल्यूशनरी कोड कहते हैं, नेपोलियनिक कोड कहते हैं, यूरोपियन इंपीरियल कोड कहते हैं, फ्रेंच सिविल कोड कहते हैं। तो बेटा इसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। यानी 1800 सिविल कोड को नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन ने एक लाहे अमल दिया था, एक कानून दिया था, एक तरीका दिया था एक तरीका दिया था जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या बनेगा? बी सही आंसर बनेगा। बी पार्ट हमारा सही आंसर बनता है। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म का क्या होता है? लिबरल का मतलब सीधे सीधे यहां पर है कि क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हम देखेंगे किसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ बैठता है। ठीक है, चलिए बेटा, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या? आजादी और एक इंसान की, एक इंडिविजुअल, एक फर्द की इक्वालिटी किसके सामने? कानून के सामने सब बराबर होंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, ये भी नहीं है। फ्रीडम फॉर मेल फीमेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मेल फीमेल की बात की गई है। हाँ, ये भी बनता है समाज में, बट यहां पर बेटा सबसे पहले कुछ और ही है। फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर, ये तो नहीं है। हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पहला इससे भी सूटेबल लगता है। तो ये हमारा सही आंसर जाएगा, पार्ट ए हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक हो गया। यहां से फिर कहा गया है ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस। फिर से एक बार वही क्वेश्चन, तो कौन सा, कौन सी ट्रीटी इंडिपेंडेंट नेशन ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर एक्सेप्ट करती है? तो वो कौन है? 4 पूछे गए हैं। ट्रीटी ऑफ वाइना पूछी गई है, ठीक है। 1850 कॉन्स्टेंटिनोपल पूछी गई है, वासो 1814 पूछी गई है, लिप्जिग 1830 पूछी गई है। तो कौन है मेरा बेटा? हमारा बी पार्ट सही आंसर जाएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या केवर है, क्या बिस्मार्क है, गैरिबल्डी है, या जोसेफ मैज़नी है? तो याद रखिएगा जोसेफ मैज़नी। यहां पर हमारे आगे बेटा एक इंपॉर्टेंट फिगर आती है, सबको याद होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क को माना जाता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो क्या कहती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द, किसके कंट्रोल में थी? तो याद रखिएगा किसके कंट्रोल में थी? ये थी तब, चलिए, तो ये थी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। रिमेंबर मेरा बेटा, ओटोमन एम्पायर के अंडर ये थी। बाल्कन का ज्यादातर पार्ट किसके अंडर? ओटोमन एम्पायर के अंडर। ओटोमन सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया। ठीक हो रहा है। चलिए आगे। डैश ट्रांसलेटेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैज़नी इनटू मेरा मराठी। किसने ट्रांसलेट की ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैज़नी? किसमें? मराठी में। तो वो मेरा बेटा इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है, वी.डी. सावरकर। क्या नाम था उसका बेटा? वी.डी. सावरकर। याद रखिएगा, रिमेंबर वी.डी. सावरकर। तो हम यहां पर लिखेंगे वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर? चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया से। चलिए, अब दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो हमें ट्रू एंड फॉल्स में से पूछा गया है। अनुशालन समिति एंड युगंतर पार्टी, ये सीक्रेट सोसाइटी थी जो 1902 और 1906 में बनाई गई थी। हाँ, ये सही बैठता है, ये सही है, ये दोनों पार्टीज बनाई गई थी। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया जो पिछले साल के आपके डू एज डायरेक्ट में पूछा गया, डू एज डायरेक्ट। फ्रेडरिक सोरो क्या थे? सीधी बात है, फिलोसोफर थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। रिमेंबर, कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। रिमेंबर, कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। अब हो गया फ्रेंच आर्टिस्ट। हाँ, इसमें हमें ट्रू फॉल्स नहीं है, डू एंड डायरेक्ट पूछा गया था। तो याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, जैसे भी पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, या आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेंगे, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, तो फ्रेडरिक सोरियो का क्या लिखोगे आप? ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, हाँ, कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स इन 11th सेंचुरी बाय सोमदेव। हाँ, ये बेटा ट्रू बैठता है। क्यों ट्रू बैठता है? कथा सरित सागर कहानियों की एक कहानियों का सागर है, ठीक है, और ये सोमदेव ने लिखी थी, ठीक है। का ये फोक टेल जो कश्मीर की कहानियां हैं, इसमें कश्मीर के जुल्म जबर उस वक्त के हालात इन कहानियों में सीधे दिखते हैं। चले आगे। नाउ टर्म एब्सोल्यूटिस्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, एब्सोल्यूटिस्ट
क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल गवर्नमेंट है। ऐसा भी कह सकते हैं, द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर्ड टू मोनार्कियल गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है? हाँ, जहां पे एक बंदा सारे फैसले लेता है, वो कहता हूं मैं मुकम्मल हूं, मैं सही हूं, ठीक है, मेरे बाद कोई और सही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट कहेंगे। तो ये ट्रू बैठता है। तो अगर हमसे ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाँ ये ट्रू है, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 यही से पूछा गया। जे.एच. नोवेल्स एक ब्रिटिश मिशनरी थे, कलेक्ट फोक टेल्स, जिन्होंने कलेक्ट की थी कश्मीर में फोक टेल्स। हाँ, क्या ये सही है? हाँ, ये सही बैठता है, ये ट्रू है। ठीक, क्या है? ये ट्रू है। उन्होंने फोक टेल्स को जमा किया था। मिशनरी थे, ब्रिटिश मिशनरी, रिमेंबर। चले आगे क्वेश्चन अब सीधे सीधे पूछा गया है, बिकम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश बिकम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, यानी कौन सी थी? जर्मन नेशन की कौन थी? जर्मेनिया थी। कौन थी? जर्मेनिया, रिमेंबर, जर्मेनिया थी। कौन थी? जर्मेनिया, रिमेंबर बेटा। क्या? जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। मूर्ति, हाँ, एक रेफरेंस, जैसे हम भारत माता कहते तो हमने एक मूर्ति, एक इमेज बनाई, वैसी एक इमेज, इस मूर्ति बनाई गई जर्मन नेशन ने भी, जर्मनी कौम ने, जर्मन के कौम ने, उन्होंने नाम दिया उसे जर्मेनिया। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज में पूछा गया है। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, जाहिरी तौर पर फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, पहला क्लियर एक्सप्रेशन किस चीज का? नेशनलिज्म का, जो कहां से हमें मिलता है? सीधी सीधी सी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो मिलता है। कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रिमेंबर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। पहली बार डेमोक्रेसी की बुनियाद, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद, मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ साथ अगर हम आज के जमाने में बात करेंगे, जो हमारे जो जहां से राइट्स की बुनियाद, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन की सही से एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की जहां से बुनियाद पड़ी, ठीक है। अब फिर भी वहां पर भी चेंजेस, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हुई, मगर ये बेटा क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का। वो कहां से है? मॉडर्न जमाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हो गया। चले आगे। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2 जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, वहां पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा गया है पहला क्वेश्चन, कांग्रेस स्प्लिट हुआ था एट सूरत, कब हुआ था? तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, 1905, 1906, 1907, 1908। तो क्लोज डेट्स है, तो हम करेंगे क्लिक किसको? 1907। पार्ट सी हमारा बनेगा आंसर यहां पर। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक, आप देख सकते हो। सीधे सीधे क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी जो लाहौर वाला हिस्सा था, जो पाकिस्तान वाला आज का हिस्सा है ना, उसे क्या कहते थे? उसे फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स कहते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता था, फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक, तो वहां का गांधी किसको कहते हैं? तो बेटा सुभाष चंद्र तो था नहीं, हाँ, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। जिन्ना भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा बेटा। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या माना जाता है? हमारा बी पार्ट सही यहां पर आंसर बनेगा। वो कौन थे? हमारा बी पार्ट सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से बड़े मशहूर थे। क्वेश्चन पूछा गया है, जो फेमस जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, वो किस, जो कौन सा वो दिन था, कौन सा त्योहार था जिस दिन पर वो हुआ? क्या वो गुरु पर्व तो नहीं था, लोहरी तो नहीं थी, नहीं बेटा, वो बैसाखी का दिन था। रिमेंबर, बैसाखी का दिन, उस दिन बैसाखी का मेला लगा था, तो वही एक मसला था। उसी दिन जलियांवाला बाग हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलो आगे डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, कब इंडिया आए? तो बेटा क्लियर है, वो जनवरी 1916 में आए नहीं, तब तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। मार्च 1920 में वो आए नहीं थे, अप्रैल 1970 में वो आ चुके थे, 21 में भी वो आ चुके थे, तब तो नॉन ऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो हम सीधे सीधे हमारे बी पार्ट पे क्लिक करेंगे। बी पार्ट कौन है? जनवरी 1915। जनवरी 1915 हमारा सही आंसर बनेगा यहां से। हाँ, महात्मा गांधी इंडिया आते हैं कहां से? साउथ अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1990। ये ट्रू एंड फॉल्स में है। क्या सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह 1990 में क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। तो हमारा आंसर ट्रू बनेगा, ये सही है। वो सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट किसके खिलाफ? एक बहुत ही क्रूर लॉ लाया गया था।
सर सिडनी रॉलेट के जरिए क्या था कि अगर कोई भी बंदा क्या होगा गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बात करता है तो उसे 2 साल तक की जेल बिना किसी ट्रायल के होगी, ठीक है। तो इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, एक आवाज़ स्टार्ट की गई थी, एक जिसे कहते हैं ना कि एक एजिटेशन स्टार्ट हुई थी, एक इनकार स्टार्ट हुआ था, इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो रॉलेट इस कानून का नाम था, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर इसको नाम दिया गया था रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 से हमारा बनता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज। लास्ट ईयर पूछा गया है, हाँ लास्ट ईयर 99 में बेटा, रिमेंबर कभी ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डेट के साथ। तो वो उस बुक का ऑथर कौन था, ठीक है। भगत सिंह था, नहीं। हाँ जवाहरलाल नेहरू है, नहीं। सुभाष चंद्र बोस है, नहीं। तो कौन बनता है, हमारा डी पार्ट सही आंसर बनेगा। हमारा डी पार्ट कौन है बेटा, महात्मा गांधी है। रिमेंबर महात्मा गांधी क्या है बेटा, हिंद स्वराज के ऑथर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनता है, गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ। गांधी जी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो विदड्रॉ करेंगे। किस चीज को विदड्रॉ करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। जब एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, हाँ, तो उसके बाद जहां पर बहुत सारे पुलिस वालों को चौकी में जलाया गया था। अब आप यहां से समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, जनवरी 1920 में नहीं, फेब 1990 में नहीं, तो जनवरी 1990 में नहीं, और तो कब 21 में स्टार्ट हुई थी, 22 में बेटा इसको विड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 ही सही आंसर बनता है। तो हमारा बी पार्ट सही आंसर बनता है क्या, 1922 हो गया यहां से। चलिए बेटा अब क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कब आते हैं साइमन, ठीक है। साइमन कब आते हैं, क्या 1930 में आते हैं, 1928 में आते हैं, 1932 में आते हैं, 1928 में आते हैं, कब आते हैं। तो हमारा ए सही बनेगा बेटा, 1928 साइमन इंडिया आते हैं। हाँ एक कमीशन आता है जिसमें कोई भी इंडियन एज अ मेंबर नहीं होता है, ठीक है। जिस कमीशन का मेंबर कोई इंडियन नहीं होता है और इसके खिलाफ फिर इंडिया में आवाज उठती है। इसके आने पर कहा जाता है, नारे लगते हैं, गो साइमन गो बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने साल्ट मार्च जो किया कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 260 मील की थी, हाँ 240 मील की थी, 600 माइल्स की थी, 500 माइल्स, तो 240 माइल्स हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। बिल्कुल क्लियर है, 240 माइल्स कवर किए थे साल्ट मार्च। हाँ साल्ट मार्च एक पैदल मार्च था, एक पैदल सफर था जो गांधी जी ने किया था। किसके खिलाफ, जो साल्ट मोनोपोली थी उसके खिलाफ। बेसिकली उनको एक अहंकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उसको मिट्टी मिट्टी करना था। चलिए महात्मा गांधी रीच्ड डांडी ऑन, कब महात्मा गांधी डांडी पहुंचे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए यहां से एमसीक्यूज रखे हैं, ठीक है। ये बेटा कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल, ये सॉरी बेटा 16 अप्रैल, ठीक है 16 अप्रैल, न कि 6 अप्रैल, न कि 6 मार्च, न कि 6 मई, बल्कि 16 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं 1930 में। चलिए हो गया यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइनड ऑन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। रिमेंबर गांधी इरविन पैक्ट 5 अप्रैल को हुआ था 1930 को, 5 मार्च को हुआ था क्या 31 में, मई 5 1931 में, या 5 जून 1932 में। आप भी आंसर दे सकते हो, आंसर दीजिए नीचे कमेंट में, ठीक है। 9 मार्च 1932 हमारा सही आंसर बनेगा। रिमेंबर मार्च 5 मार्च 1931 ये पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। रिमेंबर आगे चलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंपोर्ट फॉरेन क्लोथ्स हाफ हो गए, इंपोर्ट जो फॉरेन से क्लोथ आते थे, क्योंकि लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे 1921 और 22 में। हाँ पहले तो बेटा फिर कहा गया मर्चेंट और ट्रेडर्स वो रिफ्यूज करते हैं, हम फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स हैंडलूम, और जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। कहां तक, क्या ये स्टेटमेंट जो है इनमें से बताइए सही कौन है। तो मेरा बेटा ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबो सारे सही है, जितने भी ऊपर स्टेटमेंट है ये सारे सही है, ये सारा कुछ हुआ था, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर नंबर 2 से क्या है, डैश एंड डैश फॉर्मड द स्वराज पार्टी। किसने स्वराज पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू तो थे मगर उनके साथ
क्या जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाया था? नहीं बेटा, ए हमारा सही आंसर बनेगा ए। ठीक है, कौन? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। हमारा आंसर क्या यहां पर बनेगा? आंसर ए सही से जाएगा। तो याद रखिएगा, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, खिलाफत कमेटी फॉर्मड इन 1990 इन द सिटी। किस शहर में खिलाफत? दो चीजें बताती है कि खिलाफत बनी थी 1990 में। हाँ, कहां पर बनी थी, किस शहर में बनी थी? मुंबई में बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, लखनऊ में या अमृतसर में? अमृतसर में नहीं बनी थी, लखनऊ में भी नहीं बनी थी, कलकत्ता में भी नहीं बनी थी। तो हमारा ए सही आंसर बनेगा, मुंबई में बनी थी। हम लिखेंगे ए पार्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे आंसर में हम क्या लिखेंगे? ए पार्ट हमारा आंसर होगा बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे, बॉम्बे, रिमेंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, डैश महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि गांधी जी ने विड्रॉ की नॉन कॉपरेशन। कब? हमने अभी किया कि 1922 में उन्होंने, फरवरी 1922 में उन्होंने विड्रॉ की नॉन कॉपरेशन। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताइए, रिमेंबर बेटा, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान में उस वक्त डिप्रेस्ड यानी जो सबसे निचले हैं, जो लोअर कास्ट्स है, लोअर कास्ट्स के लिए एक ही आवाज थी इंडिया में। वो कौन थी? वो थे बी आर अम्बेडकर। उनमें बहुत सारे लोग थे, अल्लू सीतूराम राजू थे, हाँ, मगर इन्होंने पार्टी नहीं बनाई। सी आर दास ने नहीं बनाई, हाँ, एम आर जे कर ने नहीं बनाई। तो किसने बनाई? बी आर अम्बेडकर ने बनाई। कब बनाई? 1930 में। याद रखिएगा, क्यों? वजह उसके पीछे थी, हाँ, क्योंकि इनकी बात, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। आपको पता है इंडिया में कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा था। आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कास्ट रिलीजन, जहां पर कास्ट के मुतालिक बात की गई है। हाँ, 4 कास्ट थे, ब्राह्मण थे, वैश्य ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, शूद्रा थे। और शूद्रा या दलित आप देखिए बेटा, तो उन्हीं दलितों के लिए, और खुद बी आर अम्बेडकर किस कम्युनिटी से? दलित कम्युनिटी से थे। तो इनके साथ जो इनडिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हुई थी, इसलिए इनकी बात रखने के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने इवन डिमांड रखी थी कि हमें एक अलग, एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, तो उस डिमांड को माना भी गया था। फिर गांधी जी सामने आते हैं और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट भी, एक पैक्ट भी साइन होता है। ठीक है, अब इसीलिए बेटा ये एसोसिएशन 1930 में बनाई थी बी आर अम्बेडकर ने, ताकि हम राइट्स को ले सके। रिमेंबर, चलिए, तो वहीं पर बेटा बनता है, एक एक्सप्लेनेशन जरूरी है, वो है पूना पैक्ट के मुतालिक। रिमेंबर, पूना पैक्ट क्या था? एक एग्रीमेंट था जो एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, हाँ, यरवदा जेल, यरवदा सेंट्रल जेल में, पुणे में। कब? सितंबर 24, 1932 को। बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, जो डिप्रेस्ड क्लास थे ना, उनकी रिजर्वेशन कहां पर? इलेक्टोरल सीट्स, इलेक्टोरल सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर कहा गया, ये साइन हुआ था किस किस के बीच में? अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से अम्बेडकर थे, हाँ, एंड बाय मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं इंडियन हिंदू फिलॉसफी या हिंदू जो हिंदू आइडियोलॉजी है, उसके बहुत बड़े निर्वाचक है। कौन? बहुत बड़े एस्टैब्लिशर है, बहुत बड़े फिलोसोफर है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिंदूज, ये हिंदूज की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे, हाँ। तो एंड गांधी एज अ मीन, और इनके बीच में, ठीक है, फास्ट डेथ गांधी वाज अंडरटेकन इन जेल एज अ प्रोटेस्ट। और गांधी जी ने बेसिकली जेल में फास्ट किया था। उनके पास एक हथियार था, वो हथियार कोई AK-47 नहीं थी, वो हथियार कोई बॉम्ब नहीं था, वो हथियार फास्ट था। वो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाते थे, जिसे हम आजकल कहते हैं वो फाका देते थे। वो बिल्कुल कुछ भी खाने से इनकार करते थे, हाँ। नॉन वायलेंस उनका हथियार था, ये फास्ट उनका एक हथियार था, हाँ। फाका इख्तियार करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, ठीक है। अपनी नाराजगी जताने का उनके पास एक तरीका था। और फिर जाके एक एग्रीमेंट एक पैक्ट साइन हुआ कि हिंदूवादी लोगों ने कहा कि दे विल बी, वो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी यानी अपने विद इन द हिंदू एक और ग्रुप बनने नहीं देंगे, या ये से जो इनइक्वालिटी है उसको कंसिडर करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात हुई थी। अब एक बहुत बड़ा डिस्कशन है वो, ठीक है। और एक क्योंकि प्रोटेस्ट था गांधी जी की तरफ से, और जब ये सारा मसला निपटाया गया
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रामसे ने क्या कहा था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे, उन्होंने क्या कहा था, टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा तौर पर तैयारी हो गई थी इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए, ठीक है। और उसी चीज को नकारते हुए इन्होंने पूरी तरीके से, गांधी जी ने इस पर बात की, क्योंकि गांधी जी हमेशा हरिजन की बात करते थे, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते, तो यहां से इक्वालिटी का बिल्कुल एक नया रुख सामने आता, दैट वाई। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया जम्मू कश्मीर के अमेंडमेंट से। लल देद वाज 14th सेंचुरी फेमस फीमेल पोइट। जम्मू कश्मीर बड़ी मशहूर है लल देद, लल आरिफा, ललेश्वरी, हाँ मशहूर शायरा है। इनके कलाम को वाह कहा जाता है, ललवाह कहा जाता है। रिमेंबर, लल देद की शायरी को ललवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ललवाह। रिमेंबर, इनके कलाम को ललवाह कहा जाता है। बहुत ही मीठा कलाम है, रियलिटी को दर्शाता है, रियल लाइफ को दर्शाता है, एजुकेशन पे स्ट्रेस है, नॉलेज पे स्ट्रेस है, ठीक है। बहुत बिल्कुल एक सोशल रिफॉर्मर थी। खाली हम लल देद को यहाँ पर क्या नहीं कहेंगे, लल देद वॉज नॉट जस्ट अ पोइट, शी वॉज अ रियली रिफॉर्मिस्ट, एक बहुत बड़ी रिफॉर्मर थी। अब रिफॉर्मर वो डायरेक्ट इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, अपने उन्होंने जो थॉट दिया ना, वो थॉट बहुत ही रिच है। ललवाक, ठीक है, वो फेमस फीमेल पोइट थी, फेमस फीमेल पोइट। ये ट्रू बनेगा कि सही ये फॉल्स बनेगा? ये ट्रू बनेगा मेरा बेटा, ठीक। चले आगे। नाउ अलमदार कश्मीर के मुतालिक बेटा पूछा गया है, ठीक है। शेख नूरदीन इज नोन फॉर द पोइट्री कॉल्ड एज। उनकी पोइट्री को शुरुक कहा जाता है, यानी शुरुक का मतलब होता है चार। इनके कलाम को इनके शेखुल आलम के कलाम को शेख शुरुक भी कहा जाता है। रिमेंबर, क्या कहा जाता है मेरा बेटा? शेख शुरुक अत कलामस वनान, शेख शुरुक, ये जो याद गोबर में शेख शुरुक, शेख शुरुक, हाँ शेख बहुत बड़े फाजिल, बहुत बड़े फिलोसफर स्कॉलर को कहा जाता है शेख नूरदीन नूरानी, हाँ रहमतुल्लाह अलैह। अलमदारी कश्मीर के नाम से भी ये मशहूर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इनके कलाम को कोशुर कुरान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशुर कुरान। चलिए, नाउ मूव, ये भी बेटा ट्रू है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नाउ कम टू द ग्लोबल वर्ल्ड, हाँ चैप्टर नंबर 3। तो कहा जाता है, इसका पहला एमसीक्यू पूछा गया है, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो अमेरिका के असली लोग थे, वो उनमें क्या थी? उनमें इम्यूनिटी नहीं थी किस बीमारी के खिलाफ जो यूरोप से आई? हाँ, वो एक डेडली, इनके लिए किलर की तरह उसने काम किया। चिकन पॉक्स नहीं, मीजल्स नहीं, स्मॉल पॉक्स, इसको 2 मिनट रखते हैं, ठीक है। चलिए, फिलेरिया नहीं, तो कौन है? स्मॉल पॉक्स। हमारा सही आंसर बनेगा सी पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, तो सिल्क रूट किसने कॉइन, जो सिल्क रूट जो टर्म है किसने कॉइन की थी? एक जर्मन जियोग्राफर, वही से बता रहा है। वॉल्टर तो जर्मन नहीं थे, डेविड ह्यूम तो जर्मन नहीं थे, हाँ ये भी नहीं है, तो कौन है बेटा? पहला ए हमारा सही आंसर बनेगा, F1 ये हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, विच कंट्री पास्ड द कॉरन लॉ, किस कंट्री ने कॉरन लॉ, हाँ पास्ड द कॉरन लॉ, ताकि वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे कॉरन का। कौन सही आंसर बनता है हमारा? बी सही आंसर बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, डिमांड फॉर डैश लेड टू माइग्रेशन, किस चीज की डिमांड थी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने बिल्कुल पलायन किया, माइग्रेशन किया? तो क्या कैपिटल था? नहीं। रॉ मटेरियल था? नहीं। लेबर को 2 मिनट रखते हैं, बहुत ABC नहीं, इनमें से ये भी नहीं है, तो हमारा सी आंसर सही बनेगा, सी पार्ट, लेबर की डिमांड थी, ठीक। 1918 बिग यूरोपियन पावर्स मेट डैश टू कंप्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। हाँ, एक 1850 में यूरोपियन पावर्स मिलते हैं, कंप्लीट कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। जो अफ्रीका में जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो उनकी जो ख्वाहिश थी, हर्ष था, उसको पूरा करने के लिए वो कहाँ पे मिले थे? तो मेरा बेटा वो बर्लिन में हुआ था, सीधा हमारा जवाब। पेरिस में नहीं हुआ था, लंदन में नहीं हुआ था, बर्न में नहीं हुआ था, बर्लिन में हुआ था। फिर कहा गया है कि जो अफ्रीका, क्वेश्चन नंबर 6 इसी चैप्टर से पूछा गया है, द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। अच्छा आप ही बताइए, अफ्रीका वालों की जो जिंदगी का टोटल
कैपिटल, उनकी जो कमाई होती थी वो कैटल से होती थी। अब यहाँ पर फॉरेस्ट कहा गया है, नहीं, लैंड भी नहीं है, ह्यूमन लाइव्स भी नहीं है, तो कैटल है ना सही आंसर, पार्ट ए हमारा सही आंसर बनेगा, पार्ट ए। हाँ, तो क्लियर बेटा, क्लिक करते हैं अपने आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, माइग्रेंट्स फ्रॉम डैश वेंट टू सिलोन एंड मालिया। सिलोन गए, मालिया गए। अच्छा, मालिया मलेशिया, सिलोन किसको कहते हैं? आज के श्रीलंका को कहते हैं। रिमेंबर, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। तो बताइए कौन सा शहर, अच्छा इनमें बताइए कौन सा शहर उनके नजदीक है? कर्नाटका भी नजदीक है, तमिलनाडु भी नजदीक है, उड़ीसा भी कोस्टल एरिया है, ये थोड़ा दूर है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, कर्नाटका इस तरफ से है, ठीक है, अगर ऐसे बताएंगे तो इस तरफ से कर्नाटका, केरला, ठीक है, तो यहां से भी ये भी नहीं है, तो कौन है? तमिलनाडु से गए हैं। चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, जहां पे तमिलियंस की बात हुई है, इंडियन तमिल्स की बात हुई है, ठीक है, वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी। आपकी जो पूरी सोशल साइंस है आप उसको एक दूसरे से जोड़ के आप चलोगे ना तो बहुत हेल्प होगी। चलिए, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, इंडिया नेशनलिस्ट लीडर्स बिगिन। अच्छा, जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो आज़ादी के लिए लीडर्स लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया बंधवा मजदूरों पर, इंडेंचर्ड लेबर, माइग्रेशन एज ए अब्यूसिव। उन्होंने कहा कि अब्यूसिव और क्रूअल, इस सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, अपोज करना स्टार्ट किया। इट वॉज एबॉलिश्ड, और ये एबॉलिश हुआ था कब? 1911 में नहीं हुआ था, 1990 में नहीं हुआ था, 1930 में हो चुका था, रिमेंबर। तो फिर कब हुआ? 1921 में, रिमेंबर 1921, जो हमारा सही आंसर बनेगा मेरा बेटा वो क्या बनेगा? 1921 हमारा सही आंसर बनता है, ठीक है, ए पार्ट हम लिखेंगे। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम, याद रखिएगा, पीरियड प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम ट्रेड वर इफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज, वो कि जो क्या हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इनकम सारा इफेक्ट हुआ था। उस एक इवेंट को क्या कहा जाता है? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 28 नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1927 नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1926 नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हमारा सही आंसर बनता है। हाँ, 4-1, या बेटा हम इसे डी पार्ट भी कह सकते हैं। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी। चलिए अब जरा बेटा इसी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। इन विच कंट्री ग्रेट डिप्रेशन कहां पे स्टार्ट हुआ था? कहां पे? ब्रिटेन में हुआ था? नहीं। फ्रांस में नहीं हुआ था? जर्मनी में हुआ था? नहीं। ये यूएसए में हुआ था। पार्ट सी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10, टैक्स इंपोर्ट, कंट्री से इंपोर्ट आता है उस पर कौन सा टैक्स क्या हो जाता है? इंपोज हो जाता है। उस पर कौन सा टैक्स लगता है? तो बेटा उसे टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ, याद रखिएगा, उसे टैरिफ कहते हैं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, पीरू वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड, पीरू को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल गलत है, पीरू को सिटी ऑफ गोल्ड नहीं कहा जाता है। चले आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सिल्क रूट हेल्प्ड इन कल्चर एंड कमर्शियल एक्सचेंज। हाँ, सिल्क रूट एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, किस लिहाज से? कल्चर के लिहाज से, एक्सचेंज ऑफ लिटरेचर हुआ, कल्चर हुआ, स्किल्स हुआ। तो हम इसने कहा है द सिल्क रूट हेल्प्ड इन कल्चर एंड कमर्शियल एक्सचेंज, सही है, ठीक है, ट्रू है। द सिल्क रूट हेल्प्ड इन, बहुत मदद की है कल्चर और कमर्शियल दोनों तरीकों से। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिड नॉट रिजल्ट इन इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन। इसने इकोनॉमिक डिवास्टेशन और सोशल डिसरप्शन में डिड नॉट रिजल्ट, यानी इसकी वजह से वो चीजें नहीं हुई जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, यानी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। हाँ, इसकी वजह से भी बहुत सारा लॉस हुआ, मगर ये स्टेटमेंट इस लेवल पर सही नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डिड नॉट रिजल्ट इन इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन, ये ट्रू बनेगा, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा बेटा, ये ट्रू बनेगा। चले आगे, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर, अब आती है बात चैप्टर नंबर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पर हम बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा गिल्ड क्या थी? ये किन की एसोसिएशन थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी एसोसिएशन थी, एक्सपोर्टर्स की भी नहीं थी, ट्रेडर्स की भी नहीं थी। तो सीधे सीधे जवाब आएगा हमारा डी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा कि ये किसकी थी? ये प्रोड्यूसर्स की थी, जो
कल्टीवेटर जो प्रोड्यूसर थे उनकी गिल्ड थी, उनकी एक उनकी एक मतलब एक टीम ही कहिए या बेटा उनकी एक एसोसिएशन, उनका एक ग्रुप था, ठीक है। विच फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंड जॉबर, जॉबर किसको हम कहेंगे? रिमेंबर, क्या हम कहेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट में नए नए रिक्रूटमेंट करवाते थे, या ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर्स? ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो पुराने काम करने वाले थे। पर्सन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, ये भी नहीं है। कंट्रोल्ड लाइव्स ऑफ वर्कर्स, नहीं, ये भी नहीं है। एम्प्लॉयड बाय, ये बेटा कि जॉबर्स को कौन रखते थे? एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट टू, इनको वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स रखते थे नए नए वर्कर्स को लाने के लिए, नए नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए, उन्हें, ये बेटा ए पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो कौन सी पहली कंट्री थी जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ? तो कहां, जापान हुई? नहीं, जापान में नहीं हुआ। हाँ, ब्रिटेन, एक मिनट बेटा देखते हैं, ठीक है, ब्रिटेन सही आंसर बनता है। जर्मनी भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बुनियाद थी, जो एस्टैब्लिशमेंट था, वहां हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कहां से क्वेश्चन हमने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 4, 18th सेंचुरी इंडिया, जो 18वीं सदी का इंडिया है, विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ विच पोर्ट, कौन सा पोर्ट था जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, जहां से कारोबार कम होना स्टार्ट हुआ? मद्रास नहीं, कलकत्ता नहीं, मुंबई नहीं, वो सूरत पोर्ट था। हमारा ए पार्ट सही आंसर बनेगा। वो बेटा कौन सा पोर्ट था? सूरत पोर्ट था। रिमेंबर, इट वाज सूरत पोर्ट जो 18th सेंचुरी में फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। द पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, अच्छा, पेड सर्वेंट थे, पेड सर्वेंट होते थे, ठीक है, किनकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। कौन थे? उन्हें सेठ कहा जाता था? नहीं। हाँ, मामलेदार कहा जाता था? नहीं। तो लंबरदार थे? नहीं, ये गोमस्ताज होते थे, गोमस्ताज, ये पेड सर्वेंट्स थे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, हु डिवाइज्ड द स्पिनिंग जेनी, हु डिवाइज्ड, किसने बनाई थी? ठीक है, स्पिनिंग जेनी सैमुअल लॉक ने बनाई थी? नहीं। रिचर्ड ऑकवर्थ ने बनाई थी? नहीं। जेम्स वॉट ने बनाई थी? नहीं, ये बनाई थी जेम्स, हाँ, हमारा सी पार्ट यहां पर सही आंसर बनेगा। कौन सा? जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, उसी ने बेटा क्या की थी? उसी ने डिवाइस की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन इंडिया, पहली कॉटन मिल कब सेटअप हुई थी? रिमेंबर मेरा बेटा, ह्यूमन एरर हो सकता है कभी भी, तो इससे पहले बेटा मैंने दोनों चीजें यहां पर मेंशन की है। कॉटन मिल जो बनी थी वो 1854 में बनी थी, ठीक है, और जो जूट मिल बनी है वो 1855 में बनी थी। ठीक हो गया। चले आगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से है। इन इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन, किस शहर में पहली कॉटन मिल सेटअप हुई थी? सूरत में नहीं हुई थी, कानपुर में नहीं हुई थी, मुंबई में हुई थी, याद रखेगा, मुंबई में। तो मद्रास में भी नहीं हुई थी, ये मुंबई में पहली कॉटन मिल, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया था, पोर्ट नजदीक था, ठीक है, और बेटा अहमदाबाद, गुजरात वगैरह से बहुत सारी चीजें यहां पर अवेलेबल थी, हाँ, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के बेनिफिट्स थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द फ्लाई शटल यूज्ड, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल में होता था? सोइंग के लिए? नहीं। बीज बोने के लिए? ड्राइंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉशिंग? नहीं। तो हमारा बी यहां पर सही आंसर बनेगा, वीविंग हमारा सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हु इन्वेंटेड, स्टीम इंजन किसने बनाया? बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन। हाँ, ये डी तो नहीं इसका आंसर, रिचर्ड ऑलवर्क, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो सीधे सीधे बेटा जेम्स वॉट ने बनाया था स्टीम इंजन, ठीक है। फिर कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द्वारकानाथ टैगोर इज, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर क्या थे? क्या वो पेंटर थे? नहीं बेटा। इंडस्ट्रियलिस्ट थे? हाँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। रिमेंबर, हाँ, पब्लिशर भी नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर भी नहीं थे, हाँ, तो याद रखिएगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है, व्हाट डिड द टर्म ओरिएंट रेफर्स टू, ओरिएंट किन को कहते हैं? ओरिएंट का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब इंग्लैंड है? नहीं बेटा। क्या इसका मतलब एशिया के लोग हैं? हाँ, इसका मतलब एशिया के लोग हैं, तो रशिया भी नहीं आएगा, अमेरिका भी नहीं आएगा, यानी हमारा यहां पर पार्ट बी सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, इट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन इंग्लैंड, पहली इंडस्ट्रियल सिटी इंग्लैंड में कौन थी? मैनचेस्टर थी? नहीं। लंदन थी? सही है। ऑक्सफोर्ड?
वेल्स दोनों नहीं है, तो लंदन सही आंसर हमारा यहां पर बनेगा। लंदन इज द राइट आंसर। हाँ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी कौन थी? इंग्लैंड में लंदन थी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 यही से पूछा गया है। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया? किसने पहली जूट मिल इंडिया में एस्टैब्लिश की? हाँ, दिशुनाथ पटित ने नहीं। हाँ, बी पार्ट पहले बेटा बाकी आंसर्स देखते हैं। जमशेद जी टाटा ने नहीं। हाँ, सेठ हुकुमचंद जी ने नहीं। ये द्वारकानाथ टैगोर ही थे जिन्होंने पहली जूट मिल इंडिया में एस्टैब्लिश की। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के थे, तो बंगाल जूट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड? पहली जूट मिल कहां पे एस्टैब्लिश हुई थी? सूरत में नहीं, दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, कोलकाता। हाँ, कोलकाता सही आंसर बनेगा। सी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, रिमेंबर। ठीक, चले आगे क्वेश्चन नंबर 16 इसी चैप्टर नंबर 4 से। टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1807 में नहीं, बिल्कुल नहीं। 1907 में, इसको कुछ दे रखते हैं। 1957 बिल्कुल गलत। 1865 बिल्कुल गलत। 1907 सही आंसर है, रिमेंबर सही आंसर 1907 पार्ट बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बनता है, द मशीन एज इन इंडिया स्टार्टेड इन? मशीन एज कब से शुरू हुई थी? हम यही से देखते हैं। 1890 नहीं, तब तो हो चुकी थी मशीन एज। जब इंडिया में जूट मिल, कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुआ तो खुद देखिए वो मिड 19th सेंचुरी था। कब था? मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी थी। ठीक है, मिड 19th एडी। तो मिड 1980 आप यहां पर देखिए, ये मिड 20th बनेगी ये। ठीक है, ये लेट 19th बनेगी। ये लेट 19 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये हमारा ए पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट सही आंसर बनता है, पार्ट ए, रिमेंबर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो आपके लिहाज से है। ठीक है, चलिए बेटा इस क्वेश्चन के एमसीक्यूज पर काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रिंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस की थी? सोशल रिफॉर्मर्स ने नहीं, अरब्स ने नहीं, पोर्तुगीज ने, जरा इससे भी देखते कोई और, ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं। तो ये पोर्तुगीज थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन है? दिप्यमासा, महावामसा, या डायमंड सूत्रा, या बेटा सूता पितिका? सूता पितिका भी नहीं है, बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा, डायमंड सूत्रा। तो हम बी पार्ट लिखेंगे, बी पार्ट। ठीक है, हमारा बी सही आंसर बनेगा, बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ साइंटिफिक आइडिया? हाँ, इनमें से कौन सा सही, इनमें से बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन, वजह नहीं है, फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ साइंटिफिक आइडियाज अमंग द कॉमन पीपल? कह रहा है नॉट रीजन, इनमें वजह नहीं है। प्रिंटिंग आइडियाज ऑफ इसाक न्यूटन, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये भी नहीं है, यानी पहला भी इसका आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, ये भी नहीं है। डी हमारा सही आंसर बनेगा, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड इट, क्योंकि ट्रेडिशनल जो रिवायती एरिस्टोक्रेट थे उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसलिए एक वजह थी, ये एक वजह नहीं थी। इन्हें कहा, क्योंकि देखो प्रिंटिंग जब इसाक न्यूटन के जो आइडियाज वो प्रिंट हुए तो लोगों को बड़ा पसंद आया। ठीक है, तो ये इसके फेवर में जाता है, यानी ये प्रिंटिंग के फेवर में जाता है। ठीक है, ये साइंस के फैलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है न्यूटन। दूसरा, डेवलपमेंट प्रिंटिंग वजूद में आया तो साइंटिफिक आइडियाज और रीजन फैलने लग गए। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा था नहीं है इनमें से रीजन। ठीक है, फिर कहा गया इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों का साइंस और लॉजिक पर बहुत इंटरेस्ट था, वो भी एक वजह बनी। ठीक है, बट इनमें से कहा कि 18th सेंचुरी में कौन इनमें से नहीं है, तो वो डी पार्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको डालिए। रिमेंबर बेटा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें देखना है पहला कौन बनेगा, दूसरा कौन बनेगा, तीसरा कौन, पहले क्या आया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, जरा देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमारे पास आया मेटल प्रिंटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम 1 डालेंगे। ठीक है, यानी यहां पर पहले आएगा 3।
ठीक। फिर क्या आएगा, फिर बेटा दूसरे नंबर पर कौन आएगा, शाबाश। फिर पूछा गया है इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग, यानी फिर हमारे पास क्या आया, सिलेंड्रिकल आया यानी 2, ठीक। फिर कौन बनेगा, शाबाश। फिर कौन आया, फिर हमारे पास आता है 2, ऑफसेट प्रेस फिर आता है, ठीक, यानी 3। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस, लास्ट पर आता है इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। तो इनमें से देखिए कौन आता है पहले, हाँ 1 2 3 4 जरा अप्लाई कीजिए, हाँ 3 पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पर चलिए बेटा देखते हैं कौन है, सिलेंड्रिकल तीसरे, फिर बेटा ऑफसेट 2, फिर बेटा 1, ठीक है 3 2। देखिए हमारा पहला ही यानी ए हमारा सही आंसर वही से बनता है जिसमें सबसे पहले हमारे पास मेटल प्रिंट आया, फिर किसने किया था आपको पता है, ठीक है। फिर बेटा सिलेंड्रिकल आया, उसके बाद फिर हमारे पास ऑफसेट आया, फिर लास्ट पर इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आया, ठीक हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि आप इसको भी अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, सही हम मानते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया कि मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बिगिनिंग, यानी पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जॉन गुटनबर्ग सबसे पहले आते हैं तो 1, उसके बाद बेटा कौन आते हैं, उसके बाद मार्टिन लूथर की राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम रखते हैं इसके 2 नंबर पर। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास आता है कौन, हमारे पास फिर शाबाश तीसरा हमारे पास फिर आते हैं इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल तो 3, ठीक। फिर बेटा हमारे पास प्रिंट कल्चर क्रिएट करते हैं कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए तो 4। आप अब इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, कहाँ पर ये पाया जाएगा, ए में पाया जाएगा नहीं, ए में तो ये ऑर्डर है ही नहीं। 2 में पाया जाएगा नहीं, कमेंट में कहिए बेटा, आप भी आंसर दीजिए साथ साथ, ठीक है। क्या इसमें पाया जाता है, इसको 2 मिनट रखते हैं, ठीक है। फिर डी में पूछा गया, डी में भी ये ऑर्डर नहीं है तो हमारा सी पार्ट सही आंसर बनेगा, सी पार्ट, रिमेंबर हमारा सी पार्ट सही आंसर बनेगा। तो सी पार्ट में ऑर्डर है पहले 4, फिर बेटा फिर 2, फिर 3, फिर 1, ठीक हो गया। ऐसे रीअरेंज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यही से पूछा गया है कि हु रोट द बुक संबद्ध कौमुदी बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी थी, महात्मा गांधी ने भी नहीं लिखी थी, CS सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं लिखी थी, तो राजा राम मोहन रॉय जो रिफॉर्मर थे उन्होंने ये किताब लिखी थी। चलिए हाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7, इन 1570 रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 90 थीसिस, लिखते हैं कौन, मार्टिन लूथर, ठीक। फिर 95 थीसिस लिखते हैं, बहुत बड़े रिफॉर्मर माने जाते हैं। प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट है वो इन्होंने उसकी बुनियाद इन्होंने ही डाली थी। किस चीज को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने, प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, किस चीज को किस प्रैक्टिस को किया था एंड रिचुअल्स, किस दौर के, हिंदुइज्म की तो बात ही नहीं हो रही है, तो क्रिश्चियनिज्म की बात हो रही है, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस की, इसकी भी की थी बट यहाँ पर कुछ और जरा देखेंगे। हाँ प्रोटेस्टेंट्स की, क्योंकि यही से तो प्रोटेस्टेंट्स का, इन्हीं को जो मार्टिन लूथर के फॉलोवर्स है, जो मार्टिन लूथर की सोच है, उनको हम प्रोटेस्टेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर रोमन कैथोलिक चर्च, रिमेंबर हमारा ए पार्ट सही आंसर बनेगा। रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रैक्टिसेस और जो उनके रस्म व रिवाज थे उस चीज को ये 95 थीसिस क्रिटिसाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पूछा गया है, डैश फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 76 to 770। कौन साहिब है जो कौन ये करते हैं चाइना में, हाँ फ्रॉम चाइना से कहां पर, जापान में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, कौन, इससे पूछा गया। सबसे पहला हमारा है बुद्धिस्ट मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन तो थे ही नहीं, स्कॉलर्स ने भी नहीं किया था, ट्रेडर्स ने भी नहीं किया था, तो उस वक्त जो चाइना से जा रहे थे वो थे बुद्धिस्ट मिशनरी, हाँ बुद्धिस्ट दीन फैलाने वाले, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा जिन्होंने जापान में भी, वो ए पार्ट हमारा सही आंसर बनता है। फिर पूछा गया है हु डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस, किसने डेवलप किया प्रिंटिंग प्रेस, तो यहाँ पर जरा यहाँ से ये डी नहीं है, हमारा सी भी नहीं है, मार्टिन लूथर ने नहीं किया था, मार्को पोलो ने नहीं किया था, तो हमारा ए पार्ट सही आंसर बनेगा गुटनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुटनबर्ग प्रेस। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ग्रेटेस्ट वन, अल्टीमेट गिफ्ट प्रिंटिंग प्रेस को किसने कहा है, डैकन ने कहा नहीं, जे वेस्ली ने भी नहीं कहा, महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा, ये बेटा मार्टिन लूथर ने कहा था, हमारा डी पार्ट सही आंसर जाता है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13,
इसी चैप्टर से पूछा गया है कि हमें बताइए हु स्क्रब्स कौन होते थे, स्क्राइब्स कौन होते थे। याद रखिएगा, मैं अगर सीधे बताऊं ये वो लोग होते थे जो नकल कर, जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते थे, ठीक है, किताबों को नकल करते थे। तो जरा देखते हैं यहाँ पर कौन है, न्यूज़पेपर बनाने वाले नहीं है। हाँ, ये मैन्युस्क्रिप्ट लार्ज नंबर जो बनाते थे ये बेटा हो सकता है, चलो चेक करते हैं। वर्कर हु मेड मशीन्स ये भी नहीं है हमारा डी। वर्कर हु मेड नॉवेल्स ये भी नहीं है। तो बेटा मैंने पहले ही कहा था हमारा जो बी पार्ट है सही सही बैठता है, यही आंसर है। जो क्या बनाते थे, द वर्कर हु मेड मैन्युस्क्रिप्ट, जो लार्ज नंबर में मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे। फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14, राज तरंगनी वॉज रिटन बाय पंडित कलहन। हाँ बेटा, पंडित कलहन, कलहन पंडित कहते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, जो संस्कृत जुबान को जानते हैं। तो 12 AD में बनाई गई थी, ठीक है, 12 AD में कंप्लीट हुई थी राज तरंगनी, यानी राजाओं की कहानी है। राजाओं रिवर ऑफ रिवर्स कहा जाता है इसको, ठीक है, रिवर ऑफ राजाज कहा जाता है। तो उन्होंने ये लिखी थी, ये सही है, ट्रू बैठता है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। हु रोट 95 थीसिस, सीधे सीधे सवाल है, अभी हमने किया मार्टिन ल्यूथर ने, ठीक है ना। तो इसमें गुटनबर्ग की बात है, चार्ल्स डिकन या लुईस, इनमें कोई नहीं है, मार्टिन ल्यूथर है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अभी हमने एक ऑर्डर किया, जरा इसको भी बेटा करते हैं। ये कहते हैं फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पास्ड रेगुलेशन टू प्रेस फ्रीडम, फेयरी टेल्स, इसको एक ऑर्डर में लाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कहां पर ये क्या है, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। मार्टिन ल्यूथर ने सबसे पहले, इन सब इवेंट से पहले मार्टिन ल्यूथर ने 95 थीसिस लिखी थी, तो हम यहां पर एक डालेंगे। तो जब भी हम आंसर में देंगे तो वहां पर सबसे पहले एक आना, ये वाला आना चाहिए, मार्टिन ल्यूथर, यानी। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा इसने कहा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पहली मलयालम बुक लिखी गई, ठीक, इंडिया में भी, इंडिया का इंपोर्ट, यानी दूसरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधे सीधे हुआ, कलकत्ता ने क्या किया, उसके बाद कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी तीसरा हमारा बनेगा फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम दे दिया, कंट्रोल, यानी जब हम इवेंट इसको देखेंगे एक के बाद क्या हुआ। फिर लास्ट पर हमारा ये वाला बनता है, तो हमें यहां पर बनना चाहिए पहला 3, फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए 3 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए 1, ठीक है। फिर हमारे पास आना चाहिए एक और जो अभी हमने निकाला वहां से, ठीक है, कौन आना चाहिए, शाबाश 3, 1, फिर कौन आता है जरा बोलिए, शाबाश 3 भी आया हमारे पास सबसे पहले। फिर कौन आया हमारे पास, अभी हमने कहा 1, ठीक, 3, 1। फिर इसी तरीके से हमारे पास 4 आएगा सबसे पहले, तो यहां पर, ठीक है, 4 आएगा, रिमेंबर 4, सबसे पहले हमारे पास 4 आएगा, पहला इवेंट, तो 4 आता है। उसके बाद हमारे पास कौन आता है, शाबाश, फिर हमारे पास कौन आएगा, ये वाला, उसके बाद यानी 1 भी आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन आना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक, इसी तरीके से, यानी हमारे पास ए, हमारे पास सही आंसर बैठता है कौन, ए, यानी पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था 95 थीसिस, उसके बाद मलयालम बुक आई, उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने ये उसके बाद फेरी टेल्स आई प्रिंटेड बाय ग्राइम ब्रदर्स, फिर उसके बाद लास्ट वाला इवेंट हुआ कौन सा, मलयालम बुक वाला। चले आगे, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर कहा गया है चैप्टर नंबर 6, जो लास्ट चैप्टर है, रिस्टवाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उनको चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, करण सिंह वॉज सदर रियासत, करण सिंह को सदर रियासत बनाया गया था 1947 के इवेंट के बाद, जब जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करते, उसके बाद एक हायरार्किकल पोजीशन रखी जाती है, ठीक है, सदर रियासत। हाँ, सदर रियासत, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1952 में करण सिंह को, ठीक है, महाराजा हरी सिंह के बाद। तो ये सही बैठता है, तो ये बेटा ट्रू है, यह सही बात है, ठीक है। आगे पीछे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा करण सिंह क्या थे, सदर रियासत थे 1952 में। ऑन 5 मार्च 1948, दूसरा है शेख अब्दुल्ला वॉज अपॉइंटेड, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए शेख अब्दुल्ला। तो ये सही बात है, पहला प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर में, जब हम देखेंगे ना बेटा इस लिहाज से 1948 में, यानी इस इवेंट को 1947 के इवेंट के बाद, तो वहां पर 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था,
ठीक है, ये भी सही आंसर बनता है। बख्शी गुलाम मोहम्मद सेकंड पीएम बनते हैं जम्मू कश्मीर के 1953 में, ये भी बेटा हमारा सही आंसर बनता है। बख्शी गुलाम मोहम्मद को 1953 में जम्मू कश्मीर के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट कैंपेन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, कश्मीर चलो कैंपेन, ये बख्शी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट की थी। बख्शी गवर्नमेंट ने कश्मीर चलो कैंपेन को इनिशिएट किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी जब भी हमें ट्रू फॉल्स में पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव्स में या किसी और तरीके से, तो ये सही सही बैठता है। चलिए, कंगपोश हमने इससे पहले भी डिस्कस की। कंगपोश क्या थी बेटा? कंगपोश एक लिटरेरी जर्नल थी, याद रखिएगा। ये नॉवल नहीं है, ये एक जर्नल है, याद रखिएगा, इट इज अ जर्नल। ये ना तो पेपर है ना तो ये बेटा ना इसका डी आंसर, इसका बी आंसर बनता है। एक और क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर होस्टेड, जम्मू एंड कश्मीर ने क्या होस्ट किया था? रिमेंबर बेटा, जम्मू एंड कश्मीर ने क्या होस्ट किया था 1952 में? कौन सी चीज इन्होंने क्या की थी? होस्ट की थी, याद रखिएगा। क्या क्या होस्ट किया था? याद रखिएगा मेरा बेटा, इन्होंने होस्ट किया था, इन्होंने कश्मीर जश्न कश्मीर होस्ट किया था, कश्मीर चलो कैंपेन होस्ट किया था, या दोनों किए थे या कोई नहीं किया था। कश्मीर चलो कैंपेन बट 1956 बता रहा है, तो बेटा जश्न कश्मीर, हाँ जश्न कश्मीर इन्होंने क्या किया था? होस्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा सकता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, दीनानाथ नादिम, रहमान राही, दीनूबाई पंत और बेटा रामनाथ शास्त्रा, हाँ ये आपको मिलाने हैं किनके साथ? माफीनामा, बम्बर तय्यमरजल, बदनामी, यह है बेटा बदनामी दे चंद, और यह है सरपंच अयोध्या। इसको बेटा आपको क्या करना है? यू हैव टू मैच इट, ठीक है, आपको देखना है। अच्छा हम बेटा देखेंगे 1 2 3 and 4, ठीक है। अब जरा देखिए 1 2 3 and 4 किसके साथ कौन आएगा, क्योंकि हम क्रॉस तो नहीं कर सकते ना, तो हम देखेंगे कौन आएगा किसके साथ। चलिए, तो बेटा ए जो हमारा है उसके साथ आएगा, यानी दीनानाथ नादिम ने लिखी थी बम्बर एंड यमरजल, तो हमारा बी सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? रहमान राही, माफीनामा जो है ये किसने लिखी थी? रहमान राही। रिमेंबर रहमान राही ने क्या लिखी थी? हमारा यहाँ पर बेटा आएगा माफीनामा, यानी ए। ये रहमान राही जो है बड़े मशहूर शायर थे कश्मीर के, इनकी वफात हो गई, रहमान राही। फिर नेक्स्ट बेटा देखते हैं कौन है हमारे पास ना। फिर बेटा 3 के साथ हमारा डी आएगा, यानी 3 के साथ हमारा डी आएगा। कौन थे 3? दीनू बाई पंत, इन्होंने बेटा सरपंच अयोध्या लिखी। फिर हमारे पास 4 है, 4 के साथ कौन बैठता है? हमारा बैठता है सी। हो गया, यानी हम याद रखेंगे हमारे पास क्या आता है? ए का बी आता है, 2 का ए आता है, ठीक। उसके बाद बेटा 3 का डी आता है और 4 का सी। ये हमारा आंसर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी हमारे पास, हमने फिर से एक बार कहा, ए का बी बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बनेगा? 2 का ए, फिर 2 के साथ, फिर बेटा हमारे पास क्या आएगा? 3 का हमारे पास डी आएगा, और फिर लास्ट पर क्या आएगा? 4 का हमारे पास सी आएगा। हो गया क्लियर? चले आगे। नाउ लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया कामराज प्लान फॉर्मुलेट हुआ था 1963 में किसके जरिए? के कामराज, सादिक साहब, रणबीर सिंह, या सब ने? न तो इसमें बेटा सब तो इसमें थे ही नहीं, इसमें एक ही था। रणबीर सिंह भी नहीं है, सादिक साहब भी नहीं है, तो के कामराज कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, ठीक है। उन्होंने ही कामराज प्लान की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। तो ये सारे टॉप एमसीक्यूज थे बेटा, ठीक है, जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किए, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और बेटा पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक फियामानिल्लाह, खुदा हाफिज।